यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एनसीईआरटी भी इसको गलत लिख दिया है। आपको मैं अभी तुरंत प्रूफ करके दिखाऊंगा एनसीईआरटी ने कैसे गलत लिखा है, और बच्चे वही पढ़ते हैं, लगातार वही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल गलत है, ध्यान से समझिएगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च बायोलॉजी में। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज क्लास 12 के बच्चों के लिए। ये पूरा सीरीज में लगातार हर अल्टरनेट डे पर एक वीडियो आएगा आपके लिए, और इसमें इंपॉर्टेंट मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो आज मैं जो बात करने वाला हूं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव प्रजनन का एमसीक्यू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज के इस टॉपिक में सारे के सारे एमसीक्यू को बहुत अच्छा से डिस्क्राइब करके आपको उसका आंसर बताऊंगा, इसलिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके, अगर आपने अच्छा से पढ़ाई नहीं भी किया है रिप्रोडक्शन का, तो आपको यहां से कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगी लगभग सभी टॉपिक्स का। ओके, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं सबसे पहला चैप्टर मानव प्रजनन का एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं। क्लियर? तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, देखिए, सर्टोली कोशिकाएं जिस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियमित यानी कि रेगुलेट होती है उसे क्या कहते हैं? देखो, सर्टोली सेल का अगर बात करते हैं, सर्टोली सेल हमारे टेस्टिस में पाया जाता है। ओके, सर्टोली सेल हमारे टेस्टिस में पाया जाते हैं, और सर्टोली सेल का बात करते हैं तो हमारे टेस्टिस में दो सेल पाया जाता है। एक होता है सर्टोली सेल और दूसरा होता है लिडिक सेल। ओके, और ये दोनों जो है कंट्रोल होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन जो सर्टोली सेल के पास आता है उसका नाम है FSH, और एक और हार्मोन है जिसका नाम है LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो आता है लिडिक सेल के पास। FSH का काम है यहां पे सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करना फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। सर्टोली सेल को प्रेरित करता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए। ओके, तो सर्टोली सेल पर जो हार्मोन एक्ट करेगा उस हार्मोन का क्या नाम है? FSH। और LH किस पर एक्ट करता है? लिडिक सेल पर, जहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो इसका आंसर जो है वो है FSH, यानी कि बी ऑप्शन। ओके, LH लिडिक सेल पे होगा, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। FSH आंसर इसका आ गया। GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। और प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क का सेक्रेशन करवाना। ओके, तो मिल्क सेक्रेशन में जो भाग लेगा वो प्रोलैक्टिन है। हमने बात किया यहाँ पे FSH का। तो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन का मैं बात करता हूं, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे थोड़ा समझिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी कारण से मनुष्य के जनन तंत्र की वासा एफरेंसिया बंद हो जाती है तो गैमेट्स का संवहन कहां से नहीं होगा? ध्यान से समझिएगा। यह है आपका टेस्टिस। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट से सारे के सारे एमसीक्यू में यहां पे समझाऊंगा, इसलिए बहुत अच्छा से चीजों को समझिएगा। ओके, यहां पे ये है टेस्टिस में छोटे छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ओके, लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं, सवाल क्या पूछ रहा है कि किसी कारणवश मनुष्य के जनन तंत्र के वासा एफरेंसिया बंद हो जाती है। तो ध्यान से समझिए, वासा एफरेंसिया क्या होता है। देखो, ये छोटे सारे के सारे कंपार्टमेंट जो है वो क्या कहलाती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और टेस्टिकुलर लोब्यूल एक जाल जैसी संरचना में खुलती है जिसे हम लोग रेटे टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस। और रेटे टेस्टिस से लगभग 10 से 15, 10 से 12 की संख्या में छोटे नलिकाएं निकलती हैं जिन्हें वासा एफरेंसिया कहा जाता है। ये सब क्या है? वासा एफरेंसिया कहा जाता है। ये सबको वासा एफरेंसिया कहते हैं। और ये वासा एफरेंसिया जो है वो एपिडिडाइमिस और टेस्टिस के बीच पाया जाता है। एपिडिडाइमिस और टेस्टिस के बीच जो पतली नलिकाएं पाई जा रही है, सब क्या कहलाती है? वासा एफरेंसिया। तो यहां पे जो सवाल पूछ रहा है कि वासा एफरेंसिया को काट दिया जाए, बंद हो जाती है, तो गैमेट्स का संवहन कहां से कहां नहीं होगा? तो यहां पर आंसर डायरेक्ट आ रहा है कि टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक जो है वो स्पर्म का जो है ट्रांसफर नहीं होगा, संवहन नहीं होगा। देखिए, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, यानी कि पहला ऑप्शन यहां पे यही है, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस। टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
ये है टेस्टिस और ये है वासा एफरेंसिया और ये है एपिडिडाइमिस। अगर इसको काट दिया जाए तो यहां जो स्पर्म बन रहा है वो इस भाग में नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। दूसरा ऑप्शन जो बोलता है एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, देखो एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस आता है। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये है एपिडिडाइमिस और ये है वास डिफरेंस। ओके, ये जो मोटा वाला बहुत ही ज्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर कुंडलित संरचना जो दिख रही है ये है एपिडिडाइमिस और यहां से जो सिंगल नली निकल रहा है दैट इज वास डिफरेंस। ओके, तो वास डिफरेंस से हमको और एपिडाइमिस से कोई मतलब नहीं है। यहां पे टेस्टिस और एपिडाइमिस के बीच जो है वो कौन है? वासा एफरेंसिया। इसलिए दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ओवरी, ओवरी से कोई मतलब नहीं क्योंकि टेस्टिस का हम लोग बात कर रहे हैं भाई। टेस्टिस में ओवरी का क्या मतलब? वेजाइना से यूटेरस। स्पर्म जो है मेल में बनता है, फीमेल में नहीं बनता है, और यहां वेजाइना से यूटेरस का बात कर रहा है तो ये फीमेल का पार्ट है, मेल का पार्ट नहीं है। इसलिए इसका आंसर कौन हुआ? फर्स्ट हुआ। मेरे ख्याल से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये नीट में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चंस। ओके, ये क्वेश्चन एक बार नीट में भी, एक बार का कई बार आया है नीट में, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। सवाल क्या बोल रहा है? मनुष्य में सेमिनल प्लाज्मा निम्न से भरपूर होता है। सेमिनल प्लाज्मा किस चीज से भरा होता है? सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल फ्लूइड भी हम लोग कह सकते हैं उसको। देखिए सेमिनल प्लाज्मा का अगर बात करते हैं, सेमिनल प्लाज्मा का बात करते हैं तो सेमिनल प्लाज्मा ये एक तरह से हम सीमेन का बात कर रहे हैं। सीमेन यानी कि वीर्य का बात कर रहे हैं। वीर्य जो हमारे बॉडी में, मेल के बॉडी में जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जो सहायक जनन ग्रंथियां होती है, जैसे कि सेमिनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि पुरस्थ ग्रंथि, इनमें जो सीमेन का फॉर्मेशन होता है तो इनमें कौन कौन से चीज पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, उसी का यहां पे बात किया जा रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं सेमिनल प्लाज्मा का, तो सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज बहुत ज्यादा भरा हुआ रहता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा भरा रहता है, और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, लेकिन यहां पे पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि एंजाइम नहीं होते। बिल्कुल एंजाइम होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजेन हो गया, ओके, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन हो गया, ये सब एंजाइम्स है जो पाया जाता है आपके सेमिनल प्लाज्मा में, यानी कि सेमिनल प्लाज्मा में। ओके, ग्लूकोज का बात करते हैं तो ग्लूकोज नहीं पाया जाता है। कुछ एंजाइम बिल्कुल पाया जाते हैं लेकिन ग्लूकोज नहीं पाया जाता है। फ्रक्टोज, कैल्शियम पाया जाता है, परंतु कैल्शियम नहीं होता, कैल्शियम भी होता है। यानी कि पहला ऑप्शन भी गया, दूसरा ऑप्शन भी गया। देखिए आपको ऑप्शन काटना आना चाहिए। आप यदि ऑप्शन काटना सीख गए आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। अब मैं तीसरा ऑप्शन की ओर बात करता हूं तो फ्रक्टोज और कुछ एंजाइम्स, परंतु कैल्शियम कम होता है। ओके, यहां पे कैल्शियम कम नहीं होता है, कैल्शियम में भरपूर मात्रा में होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी कट गया। अब बचा एक, कुछ भी आए चाहे ना आए ऑप्शन आपको चौथा ही मार देना है क्योंकि ऑप्शन यही होगा। अब आइए समझते हैं, सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज भी होगा, कैल्शियम भी होगा, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। ओके, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, अब मैं बढ़ता हूं आगे की ओर, यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन कहता क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि के स्रावन का कार्य क्या है? प्रोस्टेट यानी कि पुरस्थ ग्रंथि, मेल में केवल सिंगल ग्लैंड अगर रिप्रोडक्टिव होता है, जैसे सेमिनल वेसिकल का बात करते हैं यानी कि शुक्राशय का, तो एक जोड़ी होती है यानी कि दो होती है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है केवल सिंगल होता है। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहला स्पर्म की सक्रियता को कम करना। बिल्कुल नहीं। देखिए अगर मैं बात करता हूं प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है यानी कि मूत्राशय है, जहां मूत्र जमा होता है, यूरिन जमा होता है, उसके जस्ट नीचे पाया जाता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि लगभग 30% वीर्य यानी कि सीमेन का फॉर्मेशन करता है। अकेला प्रोस्टेट ग्लैंड 30% स्पर्म का सीमेन का निर्माण करता है। यहां पे बहुत सारे जो है जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब पाए जाते हैं। तो स्पर्म को आकर्षित करना नहीं, बिल्कुल स्पर्म को आकर्षित नहीं करने के लिए, स्पर्म क्यों आकर्षित करेगा भाई? स्पर्म सक्रियता को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल स्पर्म को सक्रियता को प्रोत्साहित करता है प्रोस्टेट ग्रंथि का स्रावन। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सेक्रेशन है वो स्पर्म सक्रियता यानी कि स्पर्म की एक्टिविटी को बढ़ाता है, ताकि जैसे ही फर्टिलाइजेशन यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाए, मादा जनन अंग में जाए, तो स्पर्म जो है तेजी से गति कर सके और एक को निषेचित कर सके। इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो स्पर्म सक्रियता को प्रेरित करता है। पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिडिडाइमिस का वह सिरा जो टेस्टिस के शीर्ष पर होता है कहलाता है। देखिए यहां पे है एपिडिडाइमिस। ओके, और एपिडिडाइमिस को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे, थोड़ा समझिएगा। एक
वैसा भाग जो सबसे ऊपर में है, एकदम शीर्ष टॉप पार्ट, दूसरा जो मिडिल है, तीसरा जो सबसे नीचे है, सबसे लास्ट में है। और एपिडाइमिस के तीनों भाग को कुछ इस तरह से बांटा गया है, काउडा एपिडाइमिस, काउपुट एपिडाइमिस एंड कॉर्पस एपिडिडाइमिस। काउडा, काउपुट, कॉर्पस। लेकिन यह सवाल का जवाब मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आपको बताना है कि काउडा, काउपुट और कॉर्पस, काउडा, काउपुट और कॉर्पस कौन कौन से भाग को कहते हैं, एपिडिडाइमिस का कौन कौन से भाग को कहते हैं। यह सवाल आपके लिए है, आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन आप सभी को आता होगा और बहुत अच्छे से आता होगा यह क्वेश्चन आपको। ओके, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। स्क्रोटम का तापमान जो ब्रेसन के क्रियात्मक रहने हेतु आवश्यक होता है, सदैव शरीर के तापमान से लगभग कितना कम होता है। देखो आपको पता है कि जो स्पर्म है यानी कि शुक्राणु है, जो हमारे बॉडी के बाहर एक थैलीनुमा संरचना जिसको हम लोग स्क्रोटम या ब्रीसन कोष कहते हैं, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है और ये ब्रीसन में शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है क्योंकि हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ये टेम्परेचर में स्पर्म कभी भी बन नहीं सकता, कभी भी स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, जिसके लिए ये नेचुरली हमारे बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है टेस्टिस, और इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ए, बी, सी और डी में 2 डिग्री, 6 डिग्री, 4 डिग्री और 8 डिग्री, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2.5 है, तो आपको जो नजदीक लग रहा है वही आपको ऑप्शन देना है, दैट इज 2। मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान सवाल था और ये लगभग एग्जाम में पूछ दिया जाता है और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा। इसमें कोई बहुत जो है रॉकेट साइंस लगाने वाला कोई क्वेश्चन नहीं था, रटने वाला क्वेश्चन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ओवुलेशन के बाद मैमल की ओवरी का कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है? पहला स्ट्रोमा, दूसरा वाइटलाइन झिल्ली, तीसरा जर्माइनल उपकला और चौथा ग्राफियन फॉलिकल। देखिए ये है ओवरी। ओवरी में बहुत सारे एग फॉलिकल्स यानी कि अंड पुट्टिका का निर्माण होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन एक चीज से बाहर निकलता है। उसके बाद जो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल होता है यानी कि जो ग्राफियन पुट्टिका होता है, ग्राफियन पुट्टिका के अंदर डेवलप होते रहता है एग, और जो एग निकल जाता है तो उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल का वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है एक हार्मोन है और हार्मोन कहां से स्रावित हुआ? कॉर्पस ल्यूटियम से, जो किससे बना था? ग्राफियन फॉलिकल से। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? डी। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। मादा बाहरी जेनाइटेलिया में क्या होता है, यानी कि मादा के बाहरी जननांग का कौन कौन सा भाग है? यहां पे आपको बताना है मादा के बाहरी जननांग का कौन कौन सा भाग है, वो आपको बताना है। सबसे पहला ओवरी। देखिए ओवरी बॉडी के अंदर होता है, बाहर ओवरी जो है वो एब्डोमेन कैविटी के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया का बात कर रहे हैं। दूसरा स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि यानी कि मैमरी ग्लैंड, जहां से मिल्क सेक्रेट होता है यानी कि जिसमें मिल्क बनता है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा मॉन्स प्यूबिस, बिल्कुल मॉन्स प्यूबिस फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का वो भाग होता है जहां पे प्यूबिक हेयर डेवलप होते हैं। तो ये जो है वो जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का पार्ट है। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस जो है ये भी लेबिया माइनोरा के मिलने से बनता है, टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल, यानी कि क्लाइटोरिस भी जो है वो फीमेल के जेनेटेलिया का भाग है, जो कि मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन अगर होता है कोई वेजाइना में यानी कि वाल्वा में यानी कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया में, तो है कौन? क्लाइटोरिस, जो कि पेनिस का होमोलोगस भी होता है। ओके, ये याद रखने वाली बात है, पेनिस का होमोलोगस क्लाइटोरिस को कहते हैं। और 5वां नंबर है लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस,
मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स वेनरिस भी इसको कहा जाता है। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे चीज होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर 3 हो गया, 1 2 3, यानी कि कौन कौन, तीसरा चौथा और पांचवा। पहला में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में, तीसरा चौथा पांचवा। आंसर कौन हुआ आपका, सी नंबर। ओके, अच्छा सवाल था, आपको याद रखने की जरूरत है। आगे मैं बात करता हूं, यूटेरस का निचला संकरा सिरा क्या कहलाता है। देखिए, यूटेरस का अगर बात करते हैं तो यूटेरस फीमेल का वो पार्ट होता है जिसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है। ओके, और ये नीचे आके वेजाइना में मतलब नीचे जो नीचे की ओर जो है वो वेजाइना पाई जाती है, और ये बेलनाकार स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, और ये है यूटेरस, बॉडी ऑफ यूटेरस। ओके, सर्विक्स या ग्रीवा भी इसको कहते हैं, सर्विक्स या ग्रीवा। तो पहला ऑप्शन यूरेथ्रा बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सर्विक्स होगा, समझ गए। तीसरा क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया, क्लाइटोरिस यूटेरस का कोई भाग नहीं है, और वाल्वा भी यूटेरस का कोई भाग नहीं है, इसलिए आंसर कौन होगा आपका, सर्विक्स, यानी कि बी नंबर। क्लियर। अब मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स, सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ओके, अच्छा से इसका सवाल जवाब समझिएगा। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में 2n बराबर 16 है, यानी कि 2n = 16 है, जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज में है। ओके, प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमैटिड की संख्या कुल कितनी होगी। जब आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया जा रहा होगा तो आप याद करो, बताया गया होगा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो 2n होता है, यानी कि 2n। स्पर्मेटोगोनिया विकसित करके बनाता है प्राइमरी oocyte। क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये है स्पर्मेटोगोनिया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो क्रोमैटिड की संख्या यानी कि क्रोमोसोम की संख्या होती है वो बिल्कुल बराबर होती है, बदलती नहीं है। और जब यहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि मियोसिस होता है, तो यहां पे मियोसिस होने के बाद बनता है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका। और यहां पे जब एक प्राइमरी से 2 द्वितीयक बनता है तो गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो बताइए, n = 16 है, तो प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में क्रोमैट की संख्या कुल कितनी होगी। तो बताइए, जब यहां पे 2n बराबर 16 था, 2n बराबर 16 था, तो इसमें n हो गया, यानी कि ये हो गया 8 और ये हो गया 8, इसलिए जो आंसर होगा वो कौन होगा, डी होगा। 16 ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, कौन होगा, डी होगा। क्लियर है, ये बात बहुत अच्छा, मतलब अच्छा सवाल था, आपको समझना चाहिए था, यह सवाल बहुत ही शानदार सवाल था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये 11 सवाल में क्या बोलता है, मनुष्य के स्पर्म की पूंछ का मुख्य भाग यानी कि प्रिंसिपल टेल पीस निम्न प्रकार की माइक्रोट्यूबुलर व्यवस्था को दर्शाता है। देखिए, आपने फ्लैजिला का नाम सुना होगा, 9+2 अरेंजमेंट होता है। आपको इसके लिए क्लास 11th का सेल पढ़ना पड़ता है, उसमें बताया जाता है 9+2 अरेंजमेंट। ओके, तो यहां पे डायरेक्ट आपको अभी याद रख लो, 9+2 अरेंजमेंट होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है, समझ गए, 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्पर्म जो है, स्पर्म के टेल पीस में जो अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला का, यानी कि प्रिंसिपल टेल पीस का, वो क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्रोमोसोम का न्यूनकारी विभाजन इसके परिवर्तन के दौरान होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्रोमोसोम का न्यूनकारी विभाजन इसके परिवर्तन के दौरान होता है। यहां पे समझिए, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्रोमोसोम का विभाजन, क्रोमोसोम कब बटेगा, जब प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा। अभी जस्ट पिछला सवाल मैंने किया था कि प्राइमरी में अगर 16 है तो सेकेंडरी में कितना, 8, तो प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा तब। पहला, स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनने पर नहीं, स्पर्मेटोगोनिया से प्राथमिक बनता है तो अगर इसमें 16 है तो भी क्या रहेगा, 16, यानी कि क्रोमोसोम में कोई बदलाव नहीं आता है। दूसरा,
प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनने पर, बिल्कुल सही बात। अगर प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा था, प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, यानी कि आधी हो जाती है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, बी ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो बी मिल चुका है। तो ए बी सी डी में ऑप्शन कौन हुआ, बी। अब द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड नहीं, द्वितीयक से जब स्पर्मेटिड बनेगा तो क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे केवल विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ओके, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एनसीईआरटी भी इसको गलत लिख दिया है। आपको मैं अभी तुरंत प्रूफ करके दिखाऊंगा एनसीईआरटी ने कैसे गलत लिखा है, और बच्चे वही पढ़ते हैं, लगातार वही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल गलत है, ध्यान से समझिएगा। ओवरी से निम्न में क्या मुक्त होता है? देखिए, ओवरी से निम्न में क्या मुक्त होता है, कहने का मतलब आपको पता है कि ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जो है ओवरी से रिलीज होता है, एक जो है वो ओवरी से मुक्त होता है। तो किस रूप में मुक्त होता है? प्राथमिक कूसाइट के रूप में, द्वितीयक कूसाइट के रूप में, ग्राफियन फॉलिकल्स के रूप में, या ऊगोनिया के रूप में। ओके, और इसको समझाने के लिए मैंने एनसीईआरटी का इस फोटो का प्रयोग किया है। इस फोटो में एनसीईआरटी ने दर्शाया है कि किस प्रकार से ओवेरियन फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं और एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिका का निर्माण कर रहा है। और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिका रप्चर होके किसको रिलीज किया? ओवम को। ओके, किसको रिलीज कर दिया? ओवम को। जो यहाँ पे ओवम बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ओवम इसको यह नहीं लिखना चाहिए था। ओवम लिख के एनसीईआरटी ने थोड़ा सा कंट्रोवर्सी उत्पन्न कर दिया। कैसे किया, थोड़ा समझिए। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, ओवम कब बनता है? जब तक कि स्पर्म और एग आपस में एक दूसरे को फर्टिलाइज नहीं कर देते हैं। यानी कि स्पर्म जो है एग को जब तक फर्टिलाइज नहीं करेगा तब तक ये जो है वो ओवम में नहीं बदलता है।